बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि कुंटज और डोनेल ने समन्वय की क्या परिभाषा दी है कि समन्वय प्रबंध का मेन एलिमेंट्स होता है और इसके द्वारा, समन्वय के द्वारा जो समूह एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करता है, इनकी हर व्यक्ति अपना एफर्ट्स डालता है, प्रयास करता है, उनके प्रयासों में सामंजस्य लाने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि हर एक व्यक्ति अपना एफर्ट्स करता रहेगा, लेकिन वो सब अपनी अपनी साइड में करते रहेंगे। जब तक उनके बीच में तालमेल नहीं होगा, वो मिलके एक साइड में प्रयास नहीं करेंगे, तब तक संस्था का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सामंजस्य जरूरी हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो सामंजस्य का अर्थ मीनिंग समझ में आ गई, उसकी परिभाषा थी। उसके बाद है अब क्लियर करता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली अगला पॉइंट समझ में आए। एक डेफिनेशन थी, उसके बाद है सामंजस्य की, समन्वय की प्रकृति, कोऑर्डिनेशन की नेचर कैसी है। ठीक है, किस नेचर का होता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। तो फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन, जो है सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है, जो अभी अभी हम डेफिनेशन से समझ के भी आए कि समन्वय के द्वारा क्या होता है कि एक समूह में जितना भी प्रयास किया जाता है, उनके प्रयासों में एक तालमेल बिठाया जाता है, एक सामंजस्य लाया जाता है, ताकि सब व्यक्ति मिलकर उस तालमेल के हिसाब से कार्य को करें। ठीक है, जब तक उनके बीच में एक संतुलन नहीं होगा विचारों का, तब तक वो अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सेकंड इसकी प्रकृति है कि समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है, यानी कि प्रयास तो हर व्यक्ति करता है उस संस्था से जुड़ा हुआ, लेकिन जरूरी है कि हर व्यक्ति के प्रयासों के बीच में एकता हो। ठीक है, एक व्यक्ति अपना डिसीजन लेके उसी हिसाब से कार्य करता रहेगा, दूसरा अपने हिसाब से कार्य करता रहेगा, तो जरूरी क्या होता है कि उनके कार्यों के बीच में क्या हो, एकता। जब उनके बीच में यूनिटी होगी तभी तो वो एक मंजिल तक पहुंचेंगे। अदरवाइज वो अपनी साइड में एफर्ट्स करता रहेगा, वो दूसरी साइड में एफर्ट्स करता रहेगा। तो समन्वय के द्वारा ही हम क्या करते हैं, एकता स्थापित करते हैं उन व्यक्तियों के बीच में। ठीक है, उनके व्यक्तियों के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उनके बीच में एकता स्थापित करते हैं कि वो मिलकर एक लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद है समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस। समन्वय ये नहीं है कि एक बार हो गया तो बस खत्म। ठीक है, ये चलती रहने वाली क्रिया है, ये नहीं है कि एक बार जैसे क्रय विभाग हो गया, विक्रय विभाग होगा, उन्होंने आपस में समन्वय तालमेल के द्वारा एक डिसीजन ले लिया और वो उद्देश्य पूरा हो गया उनका। एक जो असाइनमेंट था, उनका एक प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्रय विभाग अपना डिसीजन लेगा, विक्रय विभाग अपना डिसीजन लेगा, ऐसा नहीं है। आगे भी उन दोनों को संस्था में मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मिलकर नहीं करेंगे तो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या उनके कार्य अलग अलग हो जाएंगे। क्रय विभाग कुछ डिमांड करेगा, विक्रय विभाग कुछ और जो है कार्य कर रहा है। इसलिए यह एक सतत प्रक्रिया है, इनकी ये चालू रहने वाली प्रोसेस है, ये कभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी सदस्य मिले होंगे, चाहे संस्था हो चाहे परिवार हो, कुछ भी हो, जहाँ पे भी एक से ज्यादा सदस्य है, वहां पे समन्वय की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। जब भी ये समन्वय टूट जाएगा तभी उनके कार्य ठप हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए समन्वय जो है लगातार चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद है यह एक सर्वव्यापक कार्य है, यानी कि वही हर जगह अप्लाई होने वाला कार्य है। ये नहीं कह सकते कि हम कि समन्वय सिर्फ संस्थाओं में, व्यावसायिक संस्थाओं में लागू होगा। ठीक है, या फिर जो क्रय विक्रय करते हैं उन्हीं संस्थाओं में लागू होगा। कोई भी संस्था, चाहे वो क्रय विक्रय से रिलेटेड हो, सेवा कार्यों से रिलेटेड हो, कोई खेल का मैदान ही देख लो, वहां पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। सारे क्रिकेटर मिलके आपस में एक समन्वय के थ्रू सब, ठीक है, सहयोग है, तालमेल के थ्रू आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ खड़ा होएगा, कौन कब बैटिंग करेगा, कब बॉलिंग करेगा। तो ये ऐसा कार्य है जो हर जगह पे होता है, सर्वव्यापक है। ठीक है, हर जगह पे, हर स्थान पे समन्वय की जरूरत होती है, ये हर जगह अप्लाई होता है। नेक्स्ट है समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है, यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि जो
समन्वय है वो सिर्फ उच्च प्रबंधक, जो हम कल पढ़ के आए थे ना, उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, तो ये नहीं है कि समन्वय सिर्फ जो हाई लेवल के मैनेजर होंगे उनका कार्य है। ये हर प्रबंधक का, हर लेवल का, चाहे वो छोटा लेवल का मैनेजर हो, चाहे वो मिडिल लेवल का हो, हाई लेवल का हो, इनकी सभी प्रबंधकों का दायित्व बनता है संस्था में सामंजस्य, समन्वय स्थापित करके रखना। सिर्फ एक व्यक्ति का ये दायित्व नहीं होता, ठीक है। जब सभी व्यक्ति समन्वय को अपना दायित्व मानेंगे तभी वो संस्था में कार्य हो पाएगा। एक व्यक्ति लगातार कितनी कोशिश करते रहो, तब तक, जब तक सभी व्यक्ति उसका साथ नहीं देंगे तब तक संस्था में जो समन्वय नहीं स्थापित होगा, ठीक है। उसके बाद है समन्वय जानबूझकर किए जाने वाला कार्य है, यानी कि ये ऐसे नहीं है समन्वय के अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, ये स्थापित किया जाता है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति जो है अपना अपना सहयोग देना चाहते हैं संस्था के सारे कर्मचारी, ठीक है, लेकिन उनमें एक सामंजस्य, एक समन्वय होना भी जरूरी है। अगर एक एग्जांपल से समझाएं तो जैसे स्कूल में कोई टीचर है, वो पढ़ाना चाहता है, ठीक है, उसने अपनी तरफ से सहयोग दे दिया उस स्कूल को, लेकिन वहाँ पे क्या होना जरूरी है, समन्वय, यानी वहाँ पे सभी टीचर्स के बीच में ये तो हो कि आप इस टाइम टेबल पे इस पीरियड में पढ़ाओगे, आप उसमें पढ़ाओगे, आपका थर्ड, आपका फोर्थ है। जब ये पीरियड्स ही नहीं होंगे तो वो लोग पढ़ाना जरूर चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे सामंजस्य नहीं है, तो वो किस प्रकार से अपना कार्य करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो है समन्वय, ये जानबूझकर किया जाता है ये कार्य। तो उन व्यक्तियों को फिर क्या, एक स्कूल में जैसे पीरियड्स बनाए जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इनके हिसाब से जितने भी टीचर्स होते हैं उनको बारी बारी से बताया जाता है कि हम कौन से पीरियड में कौन सी क्लास में पढ़ाएंगे। तो ऐसे एक संस्था में होता है, ये जानबूझकर किए जाने वाला कार्य होता है ताकि सब मिलके कार्य कर सके। तो ये थी समन्वय का अर्थ, परिभाषा, उसकी प्रकृति, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है समन्वय प्रबंध का सार है। एक पॉइंट आता है इस चैप्टर का, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन में आने लायक, तो ये आता है कि समन्वय प्रबंध का सार किस प्रकार से है, ये समन्वय को प्रबंध का सार क्यों कहा जाता है, ठीक है। इस नाम से यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे निकल के आता है, तो क्यों कहा जाता है, जैसे परिभाषा में भी हम पढ़ के आए थे कुंटा जोड़ो नेकी में, कि वो भी कह रहा था, उसकी भी फर्स्ट लाइन ये थी कि समन्वय प्रबंध का सार है। तो वो क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट बनता है समन्वय, ठीक है। तो कुछ विशेषज्ञ तो समन्वय को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो कहते हैं कि जो प्रबंध के 5 कार्य हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, उसके अलावा वो लोग कहते हैं कि समन्वय प्रबंध का एक अलग से छठा कार्य है। वो जो विशेषज्ञ है वो इसको अलग से प्रबंध का 6th कार्य मानते हैं, लेकिन आज जो आधुनिक विशेषज्ञ है, वो पुराने, ठीक है, आधुनिक जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि समन्वय अलग से कोई कार्य है ही नहीं, समन्वय तो प्रबंध के हर कार्य में साथ साथ चलता है, इसलिए कोई अलग कार्य नहीं है, ये कोई अलग से किए जाने वाला कार्य नहीं है। समन्वय प्रबंध के जितने भी कार्य करते हैं उनमें सभी के साथ जुड़ा होता है, अगर उनके साथ समन्वय नहीं होगा तो पहले जो हम 5 कार्य करके आए हैं वो पूरे ही नहीं होंगे। इसलिए समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है, मेन पॉइंट माना जाता है, मेन एलिमेंट है कि इसके बिना प्रबंध का कोई भी कार्य नहीं होगा। तो क्यों माना जाता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे आप देखेंगे कि समन्वय नियोजन में कैसे है, समन्वय संगठन में कैसे भूमिका निभाता है, वहाँ पे कैसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर देखिए हम प्रबंध का जो कार्य है उनमें हर एक में जोड़ के देखेंगे कि समन्वय का वहाँ पे क्या रोल है, ठीक है। तो फर्स्ट है समन्वय तथा नियोजन। नियोजन आने वाले कल के लिए पहले से ही तय कर लेना कि कल क्या करना, कैसे करना, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सब कुछ पहले से ही तय कर लेना हमारा क्या था, नियोजन। तो सब कुछ हमने पहले से ही तय कर लिया, तो उस तय करने में समन्वय क्या भूमिका निभाता है, समन्वय के द्वारा हमने जो तय किया है वो हम ये भी देखेंगे कि क्या ये कार्य जो हम बता रहे हैं कि इसके द्वारा किया जाएगा, वहां किया जाएगा, उस विभाग के द्वारा ये किया जाएगा। तो क्रय विभाग, मान लो प्लानिंग में हमने डिसाइड कर लिया कि
कुछ कार्य क्रय को करने हैं, कुछ कार्य क्रय विभाग को करने हैं। तो क्रय और विक्रय विभाग में आपस में जब तक समन्वय नहीं होगा, आपस में तालमेल नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, तब तक हमारा नियोजन का कार्य होगा नहीं। तो जब भी हम नियोजन बनाते हैं, हमारे माइंड में ये भी साथ साथ चलना चाहिए कि हमारा वहाँ पे समन्वय भी स्थापित हो। ये ना हो कि दो विभाग ऐसे हमने इकट्ठे कर दिए जिनके बीच में तालमेल ही नहीं है। तो प्लानिंग करते वक्त भी हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि प्लानिंग इस तरह से करें ताकि डिपार्टमेंट विभागों के बीच में आपस में तालमेल स्थापित हो सके। ठीक है। सेकंड है समन्वय तथा संगठन। संगठन एक संस्था का ढांचा, यहाँ पे तय किया जाता है कितने व्यक्ति होंगे, ठीक है, कहाँ पे कितने पद होंगे, कितने विभाग होंगे, विभागों का पूरा बंटवारा, किस विभाग में कितने व्यक्ति कैसे कार्य करेंगे, कौन कौन से कार्य करेंगे, इस सब का निर्धारण होता है संगठन में। तो समन्वय वहाँ पे क्या भूमिका निभाता है? समन्वय वहाँ पे ये बताता है कि जो विभागों का बंटवारा किया है, जो पदों का बंटवारा किया है, जो अलग अलग पोस्ट बनाई है, हर पोस्ट पे एक जैसी पोस्ट का जैसे कोई एक पोस्ट कलर की है, ठीक है, तो उस एक पोस्ट पे कलर की अगर 4 हमने पोस्टिंग रखी है, ठीक है, तो उन चारों में एक जैसी योग्यता का व्यक्ति ही अपॉइंट हो, ठीक है, वहां पे भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे विभाग बना दिए हमने, क्रय विभाग, वित्त विभाग या विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, तो उन विभागों में भी कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है ताकि क्रय विभाग उत्पादन विभाग से पूछ के तो डिसाइड कर पाएगा कि कितना कच्चा माल या क्या रॉ मटेरियल जो परचेज करना है, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंटों के बीच में भी समन्वय का होना जरूरी है। नेक्स्ट है समन्वय तथा नियुक्तिकरण। ठीक है, हम कर्मचारियों को अपॉइंट करके लेके आते हैं, तो जो अपॉइंट करेंगे उन वहां नियुक्तिकरण के कार्य में भी समन्वय का होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने कुछ पे एक गलत एम्प्लॉय को भी अगर हमने अपॉइंट कर दिया, ठीक है, कोई ऐसा एम्प्लॉय हमने नियुक्त कर दिया जिसका नेचर ही ऐसा है, अलग थलग रहने वाला, जो मिलके काम करने वाला उसका नेचर नहीं है, तो हमारा पूरा मेहनत वहां पे खराब हो जाएगी। तो एक संस्था को अपना नियुक्तिकरण का कार्य करते समय भी इसको ध्यान में रखना पड़ता है कि हम अपने संस्था में हर डिपार्टमेंट में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें जिनमें क्या हो, समन्वय की भावना हो, जो काम को मिलके करना जानते हो, ठीक है, उनमें तालमेल बिठाने की योग्यता हो। ठीक है, उसके बाद है समन्वय तथा निर्देशन, डायरेक्शन। निर्देशन में क्या करता है प्रबंधक, ठीक है, जो मेन अधिकारी होता है वो क्या करता है, अपने से नीचे वाले अधिकारियों को निर्देश देता है, उनको कार्य करने के बारे में बताता है कि कौन सा कार्य करना, किस ढंग से करना है, ठीक है, उनको निर्देश देता है कि इस कार्य को इतने समय में इस प्रकार से करके पूरा करना है। ठीक है, तो उसके निर्देश में भी समन्वय किस प्रकार से रोल निभाएगा, इस प्रकार से निभाएगा कि उसने अगर कोई एक निर्देश दिया है, ठीक है, इन्हीं दो व्यक्तियों को, वो दोनों व्यक्ति सेम पोस्ट पे हैं, तो उसका क्या बन जाता है दायित्व कि वो दोनों व्यक्तियों को एक जैसा निर्देश दे। ठीक है, एक जैसा निर्देश का मतलब ये नहीं है कि एक ही काम दे, एक जैसा निर्देश मतलब उसने एक कार्य के लिए जो दोनों व्यक्तियों ने अच्छे से करके दी है, तो वो एक को शाबाशी दे रहा है, दूसरे को डांट लगा रहा है, तो उसके निर्देशन में वो जो भी कार्य कराना चाहता है अपने अधीनस्थों से, अपने नीचे वाले व्यक्तियों से, तो वहां पे भी समन्वय है। ठीक है, ये ना हो कि वो दो व्यक्तियों से अच्छे से निर्देश दे रहा, प्यार से बता रहा है, और दूसरे दो व्यक्तियों को अच्छे से समझा ही दे रहा है, तो निर्देश देते वक्त भी तालमेल का होना जरूरी है। समझे? समझ गए? उसके बाद है समन्वय तथा नियंत्रण। अब समन्वय नियंत्रण में कैसे, नियंत्रण में हमने देखा कि हम एंड में देखते हैं कि हमने जो तय किया था, जो उद्देश्य है, जो परिमाप, जो स्टैंडर्ड फिक्स करे थे, हमारा रिजल्ट क्या उसके अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया है। अगर हमारा रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है, तय किए हुए रिजल्ट के अनुसार, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं ताकि वापस वो अपनी सही डायरेक्शन में जा सके। तो वहां पे भी समन्वय
जो भी एक तय परिमाप से इधर उधर गया है, ठीक है, अगर वहां पे किसी संस्था को, जैसे किसी संस्था को लॉस हुआ है, ठीक है, कुछ लॉस किसके हुआ है, क्रय विभाग और उत्पादन विभाग, इन दोनों की कमियों की वजह से निकल के आया है लॉस, ठीक है। तो अब नियंत्रण करने के लिए क्या हो जाता है, नियंत्रण के लिए जरूरी हो जाता है कि क्रय विभाग और उत्पादन विभाग की क्रियाओं में जो भी एक्टिविटी है उनमें एक संतुलन हो, ताकि फिर से लॉस ना हो। जब क्रय विभाग उत्पादन विभाग से बातचीत करके सामान को परचेज करेगा और प्रोडक्शन विभाग जो है पहले से ही क्रय विभाग को इन्फॉर्म करेगा कि मेरे को अब कच्चे माल की जरूरत है, तभी उनमें एक अच्छा प्रोडक्शन तैयार हो पाएगा, तभी संस्था अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगी। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको क्रय विभाग को एक दिन पहले, क्रय विभाग को जो है एक दिन पहले बताता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि मेरे को कच्चा माल चाहिए, तो अब क्रय विभाग कहाँ से लेके आएगा एक दिन में? तो जरूरी हो जाता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ टाइम से पहले ही क्रय विभाग को बता दे, इसलिए इन दोनों में तालमेल का होना जरूरी है। जब यहाँ पे जब ये सामंजस्य नहीं होता तभी हमारा रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं निकल के आता, तो जब नहीं निकल के आया हम उसको वापस कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए जरूरी हो जाता है कि विभागों के बीच में आपस में संतुलन हो, ठीक है। तो इसलिए हम अब कह सकते हैं कि प्रबंध का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बिना सामंजस्य के पूरा हो सके, इसलिए क्या कहा गया है, समन्वय को प्रबंध का सार कहा गया, ठीक है। ये था अब लास्ट पॉइंट आता है लेसन का, समन्वय का महत्व, इसका महत्व क्या है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद हम महत्व अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसमें क्या कहा, समन्वय का महत्व कि संगठन का आकार, अगर संगठन का आकार बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वहां पे समन्वय का महत्व भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ पे एक व्यक्ति होता है उसको तो किसी के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत ही नहीं होती, किसके साथ वो सामंजस्य स्थापित करेगा। तो जब संस्था में अलग अलग लोग, अलग अलग नेचर के, अलग अलग जगह से आके अलग विचारों के लोग इकट्ठे होंगे, तो वहां पे हमें सामंजस्य जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे व्यक्ति, हर एक के विचार अलग है, उनके नेचर अलग है, तो वहां पे जरूरी हो जाता है कि हर सदस्य, इतने सदस्यों के बीच में एक संतुलन बैठ सके, ताकि संस्था सही प्रकार से कार्य कर सके। सेकंड है कार्यात्मक विभेदीकरण, यानी कि संस्था में कार्यों को अलग अलग बांटा जाता है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, तो हर डिपार्टमेंट के बीच में वहां पे भी समन्वय का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक जो कार्य को अलग अलग डिवाइड किया है, ठीक है, जैसे किसी एक कार्य को, जितने भी कार्य होंगे संस्था में उनको अलग बांटा जाता है, क्रय का कार्य कौन करेगा, विक्रय का कौन करेगा, ठीक है, या फिर क्लर्क का कार्य कौन करेगा, तो उन सब कार्यों में अलग अलग व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन वो सारे व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़े तो किससे हैं, संस्था से, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंटों के बीच में भी तालमेल बिठाना जरूरी होता है। इसलिए कार्यों में जितना भी विभाग, हम जितना ज्यादा हम अलग अलग उनको बांटेंगे, उतना ही ज्यादा हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, समन्वय की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की, ताकि, और इसमें कार्य का विभागीकरण में हम और क्या करते हैं, इसमें हम कार्य को इस प्रकार से विभागीकरण करेंगे ताकि एक व्यक्ति का कार्य जब खत्म हो तो दूसरे का स्टार्ट हो, ताकि इसके कार्य का दूसरे के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो अलग है, जब एक व्यक्ति का कार्य खत्म हो जाएगा तभी दूसरे का कार्य स्टार्ट होगा, इससे उन दोनों के बीच में तालमेल भी बैठा रहेगा। अगर दोनों साथ साथ करेंगे तो एक जल्दी करेगा, एक धीरे करेगा, फिर उनमें फिर वही रहेगा कि अभी तक तुमने नहीं किया, जब एक का खत्म होगा तब दूसरे को आगे कार्य सौंपा जाएगा। नेक्स्ट है विशिष्टीकरण, यानी कि जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण होता है उसको वो कार्य सौंपना, तो वो उस कार्य में फिर क्या हो जाता है, बिल्कुल अच्छी तरह से स्पेसिफाई हो जाता है, तो वहां पे भी समन्वय का अपने आप में महत्व है, क्योंकि लगातार कोऑर्डिनेशन के द्वारा उनको उस चीज में स्पेसिफाई बनाया जाता है कि हाँ आप इसी कार्य को करते रहिए, ठीक है, आपके जो आप लगातार एक कार्य को करके आप उसमें पूरी तरह से निपुण हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न प्रक्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता, एक संस्था में बहुत सारी क्रियाएं होती है आपस में, ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं संस्था में, ये तो है नहीं कि एक ही क्रिया होगी, एक ही कार्य
इतनी सारी कार्यों में क्या करना पड़ता है, वो सारी एक दूसरे पर निर्भर होती है। और जब एक दूसरे पर निर्भर होगी तो वहाँ पे समन्वय का रोल अहम होगा, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर है तो उनको कहीं ना कहीं एक दूसरे की जरूरत है। तो जब एक दूसरे की जरूरत होगी तो जब आपस में उनके विचार मिलेंगे, जब तालमेल बैठेगा तभी वो क्रियाएं पूरी हो पाएंगी। वरना क्रय विभाग अपनी सारी क्रियाएं पहले कर देगा और उत्पादन विभाग ने अभी प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं किया है। ठीक है, तो क्रियाओं के बीच में तालमेल बिठाए रखना के लिए भी क्या होता है, समन्वय जरूरी होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। आज का हमारा टॉपिक फिनिश, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट यूनिट